आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, और इसमें बात करेंगे हम शील्डिंग, डीशील्डिंग, साथ में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मेथड की और फील्ड शिफ्ट मेथड क्या होता है, साथ में मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल शिफ्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट क्यों ऑरिजिनेट हो रही थी उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए, हम यहाँ मानते हैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कम हो जाएगी। हम इसे क्या बोलेंगे, डीशील्डेड प्रोटॉन बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की वजह से था वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और बी इफेक्टिव क्या होता है, बी नॉट माइनस वी आई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी कम हो गई। जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है बी इफेक्टिव भी आपका क्या हो जाएगा, क्या कर जाएगा, बी इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। और बी इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा तो आप पी एफ जानते हैं क्या होती है, बी इफेक्टिव, यानी बी इफेक्टिव का आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। साथ में क्या होगा, आपका केमिकल शिफ्ट भी इंक्रीज कर जाएगी, तो केमिकल शिफ्ट भी किस पे डिपेंड करती है, प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है किसकी, जो प्रोटॉन से उनकी। ठीक है, अब यहाँ दूसरा केस ले लेते हैं, जब कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कहाँ पे, प्रोटॉन के पास। तो प्रोटॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हम इस टाइप के प्रोटॉन्स को बोलते हैं क्या, शील्डेड प्रोटॉन, यानी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो बी इंड्यूज है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही हम बी इफेक्टिव की बात करें तो बी नॉट माइनस वी आई आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बी इफेक्टिव डिक्रीज हो गया तो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं, मैंने अभी ये बताया है। बी इफेक्टिव कम होगा तो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, साथ ही साथ केमिकल शिफ्ट भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो वी नॉट है आपने क्या किया है, कांस्टेंट ले रखा है, यानी ये वी नॉट कांस्टेंट है दोनों ही केस में। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेता हूं मैं भी, पी एफ कितनी होगी आपकी, गामा बी इफेक्टिव। ठीक है, अब देखिए सिग्नल कहाँ मिलता है, जब डाली गई रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हैं आर एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए, पी एफ से, तभी तो आपको सिग्नल मिलता है। यहाँ भी यही केस होगा, जब आर एफ आपकी पी एफ से मैच करेगी तभी आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इस केस में देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी कैसी है आपकी, ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इस केस में आपको आर एफ पी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। जो पल्स है वो कैसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की पल्स देनी होगी, तभी आपको सिग्नल मिलेगा। यानी ये जो सिग्नल मिलेगा शील्डेड प्रोटॉन का, वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ मिलेगा, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ मिलेगा। यहां बात करें तो यहां पीएफ कम है, तो आरएफ कैसी कम देनी होगी, आपकी जो पल्स है वो कैसी देनी होगी, कम आरएफ की पल्स देनी होगी, यानी ये आपका सिग्नल कहां मिलेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ मिलेगा। इस केस में आप क्या कर रहे हैं, बी नॉट, यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंस्ट्रूमेंट से आपको दे रहे हैं उसे, वो आपका कैसा कर रखा है, आपने कांस्टेंट कर रखा है। तो यहाँ क्या वेरी कर रहे हैं, आप आर एफ को वेरी कर रहे हैं, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। यहाँ कभी लोअर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो कभी हायर फ्रीक्वेंसी की पल्स दे रहे हैं। इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। ठीक है, अब दूसरी बात करें, अब हमने क्या किया, आर एफ को कांस्टेंट कर दिया। जब आर एफ हमने कांस्टेंट कर दी है, यहां भी हमने आर एफ को कांस्टेंट कर दिया। देखिए समझिए, आर एफ कांस्टेंट है, इस केस में आपका डीशील्डिंग हुई है, इस केस में आपकी शील्डिंग हुई है। यहाँ बी आई आपका डिक्रीज हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी इफेक्टिव इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है। ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पी एफ आपकी कैसी है, हाई पी एफ है, प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी कैसी है, इस प्रोटॉन की जो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी वो कैसी है, हाई है। इस प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी है, लो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी है, डिक्रीज करिए तो लो है। ठीक है, अब क्या है,
आपने RF को फिक्स कर रखा है, हम मान लेते हैं 100 फिक्स कर रखा है, ठीक है, यहाँ भी 100 फिक्स कर रखा है। अब क्यों, अब सिग्नल कहाँ मिलेगा, जब PF आपकी किससे मैच कर जाए, RF से, है ना, और RF आपने फिक्स कर रखी है, तो हमें क्या करना होगा, इस प्रोटॉन के लिए प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी है वो कम करनी पड़ेगी। और कम कैसे हो सकती है, आप देखिए, जब प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं आप, B0 माइनस BI, और ऐसे लिख देंगे हम, ये क्या है आपका B इफेक्टिव प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये RF आपकी कैसी है, कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा, आपको कम करना होगा, तब RF आपकी किससे मैच करेगी, PF से। तो मुझे क्या करना है, प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी को कम करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए BI तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे इंड्यूस हुए, तो उनके इलेक्ट्रॉन की वजह से है BI। मैं किसे कम कर दूंगा, किसके कम कर दूं, B0 को, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम कर दूं, तो प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, RF से मैच करेगी, रेजोनेंस होगा और सिग्नल मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ जो प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी है, आपकी लो है, ठीक है। हमें क्या करना है, RF से मैच करना है। प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं आप, B0 माइनस BI, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या करना होगा, हमें ये बढ़ानी होगी प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी, PF क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना है, तो किसके बराबर करना है, RF के बराबर। तो हम बढ़ेगा कैसे, जब हम देखो BI हम चेंज यहाँ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो BI तो फिक्स है, यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर, तो ये BI तो फिक्स हो गया। इसमें मुझे क्या करना होगा, जो B0 की वैल्यू है, इस केस में हम क्या करेंगे, B0 की वैल्यू को बढ़ा देंगे। जब B0 बढ़ जाएगा तो PF भी बढ़ जाएगी, प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई प्रोटॉन के लिए, तो क्या होगा, जैसे ही ये प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी RF से मैच कर जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगा। यानी इन दोनों ही केस में हम देखें तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ा था, यहाँ जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या करना पड़ा था, कम करना पड़ा था, और यहाँ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा है आपको, ठीक है। तो अब इस केस में आपने क्या किया, RF को तो फिक्स करके रखा है, एक जिस पल्स है जो दे रहे थे आपको, उसको आपने फिक्स करके रखा है। क्या चेंज किया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, जिससे आपको सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं बार बार, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फील्ड स्वीप मेथड बोलते हैं। अब देखिए बात करें तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड या फील्ड स्वीप मेथड में कौन सा मेथड अच्छा है, तो देखिए फील्ड स्वीप मेथड में आपको बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ा। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कोई होता है 100 मेगाहर्ट्ज का, कोई 60 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। यदि आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हर बार इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो देखिए बताओ, इसके देखिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 4। तो इसका जो सिग्नल आता है वो 4.2 के आसपास ही आता है, ठीक है। की बात करें तो इसकी होती है 3.5 के आसपास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका सिग्नल भी 3.5 के आसपास आता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं लगभग जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सिग्नल लगभग उसी के आसपास होता है, ठीक है। तो यहां से ये सिग्नल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें, एग्जाम्पल ले रखा है हमने, एक प्रोटॉन मिथाइल ब्रोमाइड का सिग्नल कहाँ मिलेगा आपको, किससे किसके डाउन फील्ड में मिलेगा। तो यहाँ देखिए जरा, हम बना लेते हैं, ये किसका है, आपका TMS का सिग्नल है। इसका सिग्नल कितने पे आएगा, लगभग 4 पे। इसका कितने आएगा, 3.5 पे। इसका कितने पे आ रहा है आपका, 2.8 पे। और ये सिग्नल लगभग 1.5 के आसपास लगभग आएगा। तो जब सबसे पहले किसका आएगा, A का सिग्नल आएगा। यहाँ बात करें तो किसका होगा, B का सिग्नल होगा। यहाँ बात करें तो C का सिग्नल होगा, और यहाँ आपका D का सिग्नल होगा। तो देखिए इधर बोला जाता है अप फील्ड, इधर बोला जाता है आपका डाउन फील्ड, ठीक है। इधर आपका जो होता है वो अप फील्ड होता है, टूवर्ड द TMS। इधर क्या होता है आपको, इधर क्या होता है आपका डाउन फील्ड होता है, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, किसके डाउन फील्ड में मिलेगा। तो देखिए इधर तो अप फील्ड है, इनके देखिए तो इसके तो फील्ड है, डाउन फील्ड किसके है, ये D के डाउन फील्ड में मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, आंसर कौन सा होगा आपका, D पार्ट। देखिए
हाँ, मैंने जो फील्ड किया था कम किया था, है ना। फील्ड को क्या किया था, मैग्नेटिक जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट को मैंने कम किया, लेस किया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो सिग्नल मिलेगा आपको मिलेगा डाउन फील्ड में। ठीक है, यहां मुझे बढ़ाना पड़ा था, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या किया मैंने, बढ़ाया, मैंने इंक्रीज किया था, इसको मैं बोलूंगा अप फील्ड में। ठीक है, यानी सील्डेड जो प्रोटॉन होते हैं उनका सिग्नल अप फील्ड में जाता है और जो डीसील्डेड होते हैं उनका सिग्नल डाउन फील्ड में जाता है। याद कैसे रखेंगे, डीसील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल कहां जाता है, डाउन फील्ड में। किस तरह से बना लेते हैं, कुछ इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं कि इस तरह से होता है, ये आपका टीएमएस का सिग्नल है। ठीक है, तो ये अप फील्ड है इधर की तरफ, इधर जाए तो ये डाउन फील्ड होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की। इसमें क्या होता है, जितने भी एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं उनका सिग्नल 6.5 से लेके 8.5 तक आता है। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी तक हम बात कर रहे थे जो भी इंड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, वो क्या कर रहा था, लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कर रहा था। यानी ये अप डायरेक्शन में है तो लगाया जो इंड्यूस होगा वो किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो बी इफेक्टिव आपका क्या होता था, बी इफेक्टिव होता था बी नॉट माइनस वी आई। अब यदि ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बी इंड्यूस हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो जाए जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में क्या होगा आपका बी इफेक्टिव, उस केस में आपका जो बी इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा, बी नॉट प्लस वी आई। तो यहां हम बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, तो बेंजीन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अपने आप को क्या करता है, आप जानते हैं ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, सब sp2 कार्बन है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन कर लेता है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन होगा और हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां से लगाया, यहां से आपने लगाया बी नॉट, तो सर्कुलेशन किस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन का इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरह से। यहां देखें तो यहां इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अबव, और यहां देखें तो ये डाउन है अप्लाइड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह इधर बना लेते हैं हम, जो चारों तरफ ही होंगी लाइंस इस तरह से। तो रिंग के अंदर वाले पोर्शन में देखें, है ना, अंदर वाले पोर्शन में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कर रहा है। जबकि रिंग के बाहर वाले पोर्शन में देखें तो जहां हमारे प्रोटॉन लगे रहते हैं, रिंग के बाहर ही तो होते हैं प्रोटॉन, उस केस में जहां प्रोटॉन लाई कर रहे हैं उस केस में देखोगे तो बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप डायरेक्शन में है और बी इंड्यूस्ड भी आपका कहाँ है, अप डायरेक्शन में है। तो बी इफेक्टिव कितना हो जाएगा आपका, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बी इफेक्टिव कितना होगा, बी नॉट प्लस वी आई। ये इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसके लिए, जो प्रोटॉन्स हैं ये सब, इन सब प्रोटॉन्स के लिए वी इफेक्टिव कितना होगा, बी नॉट प्लस बी आई। लेकिन रिंग के बीच में देखें तो कितना वी इफेक्टिव है आपका, तो वहां देखोगे तो वहां होगा बी नॉट माइनस बी आई। ये किसके, रिंग के अंदर, ये रिंग के अंदर है और ये रिंग के बाहर है। ठीक है, ये रिंग के बाहर हो गया, ये रिंग के अंदर हो गया। अब देखिए सुनिए, यहां बात करें रिंग के बाहर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अप डायरेक्शन में है, इंड्यूस भी अप डायरेक्शन में है। हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो रिंग के बाहर रीजन होता है जहां प्रोटॉन लाई करते हैं, उसे बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक जोन। ठीक है, और रिंग के अंदर की बात करें, यहाँ इसकी बात करें तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप डायरेक्शन में है और आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डाउन डायरेक्शन में है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रिंग के अंदर की फील्ड जो रीजन है उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक जोन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है 5 से वो 6.5 से लेके 8.5 तक आता है, क्यों, तो आप सीधे बताएंगे क्या, क्योंकि जो प्रोटॉन लाई करते हैं बेंजीन के, वो किस जोन में लाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक जोन में लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए इस वाले मॉलिक्यूल।
तो यहाँ भी सेम केस है, हम यहाँ से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बी नॉट, ठीक है। तो रिंग के बाहर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो रिंग के अंदर देखें, रिंग के अंदर जो रीजन है उसमें क्या होगा और रिंग के बाहर वाले रीजन में क्या होगा। तो रिंग के बाहर जहाँ प्रोटॉन लाई कर रहे हैं आपके, देखो जरा क्या है, बी इंड्यूस अप डायरेक्शन में है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी आपका अप डायरेक्शन में है। यानी यदि रिंग के बाहर की बात करें तो बी इफेक्टिव कितना हो गया आपका, बी नॉट प्लस बी आई। रिंग के अंदर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ आपका बी इफेक्टिव कितना होगा, तो रिंग के अंदर कितना है, यहाँ क्या हो रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये जो फील्ड है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रहा है, अप्लाइड का अपोज कर रहा है। तो बी इफेक्टिव कितना होगा आपका, बी नॉट माइनस बी आई। तो रिंग के बाहर ये वाला है आपका और रिंग के अंदर ये। तो यहाँ बात करें जो ये प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स का सिग्नल है ना, वो 12 प्रोटॉन का सिग्नल जो लगभग 6.5 से 6.5 के आसपास आता है। लेकिन अब रिंग के अंदर की बात करें तो कितने प्रोटॉन्स हैं, ये 6 प्रोटॉन्स हैं और इनका 6 प्रोटॉन का सिग्नल जो आता है वो आता है 1.5 ppm पे, वो भी माइनस में, ठीक है। वो क्यों आ रहा है आपका, क्योंकि ये जो रीजन है रिंग के अंदर का रीजन वो कैसा है, डायमैग्नेटिक जोन है, और रिंग के बाहर का जो रीजन है वो कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक जोन है। चलिए यहाँ जाते हैं, स्टील मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ कुछ इस तरह से जनरेट होता है आपका बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आपका ये यहाँ से लगा रहे हैं आप, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जनरेट होता है। तो हमारे जो प्रोटॉन लाई कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, दोनों ही प्रोटॉन डायमैग्नेटिक जोन में लाई कर रहे हैं, जिस वजह से इसका सिग्नल कितने पे आता है, 2 से 3 के आसपास आता है। डायमैग्नेटिक जोन है ये, यहाँ भी देखिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और बी इंड्यूस्ड की कैसी है आपकी, बी इंड्यूस्ड की नीचे की तरफ है, बी अप्लाइड की ऊपर की तरफ है ना। अब यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ मूवमेंट हो रहा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ, ठीक है। तो देखें जरा, जो ये प्रोटॉन्स आपके लाई कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक जोन में, और यहाँ जो बीच में जो जोन बना ये वाला जोन, इसकी बात करें तो ये कैसा जोन होगा, ये वाला, ये जो है आपका डायमैग्नेटिक जोन है। तो प्रोटॉन आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक जोन में। तो पैरामैग्नेटिक जोन में आपका बी इफेक्टिव कितना होगा, जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से जनरेट होगा बी आई, और अप्लाइड था आपका बी नॉट, तो बी नॉट प्लस बी आई। ऐसे इसकी बात करें तो इसका जो सिग्नल है कितने पे जाता है, 5 से 7 के आसपास आता है, ठीक है, 5 to 7 ppm। यहाँ बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, सेम उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा आपका बी आई, ठीक है। तो ये आपका जो जोन बोला जाएगा, ये वाला जोन, ये आपका डायमैग्नेटिक जोन होगा, और ये प्रोटॉन कहाँ लाई कर रहे हैं आपके पैरामैग्नेटिक जोन में, है ना। तो यहाँ जो प्रोटॉन, ये जो सिग्नल आता है वो कितने पे आता है, 9 से 10 पे। चलिए अब आपको कुछ केमिकल शिफ्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो याद करके रखनी होंगी। जैसे CH है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो जिसका जो सिग्नल आता है 1.5 पे आता है। और इसका बता दिया है मैंने आपको, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होता है तो उतने पे ही आता है जितनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। या ऑक्सीजन लगा है तो कितने पे, 3.5 के आसपास आता है, 3.5 से लेके 4.2 तक आता है। एरोमेटिक का ये एनिसोट्रॉपी की वजह से आता है, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी बताया था मैंने, यानी पैरामैग्नेटिक जोन की वजह से, ये भी सेम। और एल्कोहल का जो आता है आपका 3.5 पे आता है, फिनोलिक का 6.5 से लेके 7 तक। ये केमिकल शिफ्ट आपको याद करके रखनी है क्योंकि ये आपकी काम आएंगी न्यूमेरिकल।